हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इस चैनल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो एआरबी के गाइडलाइन के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है और जो हमको पता रहना चाहिए एज ए एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें जो पॉइंट दिए हैं आप देख सकते हैं। इधर पॉइंट दिए हैं। इंट्रोडक्शन मिशन ऑफ ARB, बायोलॉजिकल इफेक्ट, रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट, टिपिकल पेशेंट डोज, रेडिएशन सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन, बेसिक फैक्टर ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन सेफ्टी मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो हम इतने टॉपिक कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब रेडिएशन किसे बोलते हैं? शॉर्टकट भाषा में बोलें तो एनर्जी ऑफ मोशंस। रेडिएशन दैट हैव एनर्जी पासेस थ्रू द आयंस और एटम्स दैट हैव टू एनर्जी। मतलब एक कोई पार्टिकल से अगर कोई रेज पास हो रही है, जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन है तो रेज के लिए वो एनर्जी लगती है, जैसे KVP और MS, दैट्स हैव एनर्जी। एनर्जी मीन्स KVP। और रेडिएशन क्या है एक्चुअली कि जो एनर्जी लगती है, कोई अगर सपोज तुम चेस्ट एक्सरे निकाल रहे, चेस्ट एक्सरे में तुम ड्रिप्स में जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एयर से पासेस हो जाएंगे, और जो कुछ सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर थोड़ा सा पास ट्रांसमिट हो जाएंगे और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। सो रेडिएशन दैट हैव एनर्जी पासेस फ्रॉम द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट्स दैट हैव एनर्जी। कोई किसी मोशन में किसी को पास करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको रेडिएशन बोलते हैं। अब रेडिएशन दो प्रकार के, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन और आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन डज नॉट हैव अ सफिशिएंट एनर्जी, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहती है, और इसके पास एनर्जी रहती है। ठीक है, इसके पास एनर्जी नहीं रहती है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन के पास, इसके पास एनर्जी दैट सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। वही बताया मैंने कि अगर कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो उसको सफिशिएंट एनर्जी उसको इजेक्ट करने के लिए, मतलब उसको निकालने के लिए, अगर K शेल का है तो उसका इलेक्ट्रॉन M शेल में, L शेल में उसको जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन रेडिएशन बोलेंगे। और जिसके पास एनर्जी नहीं है उसको नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन में क्या आता है? माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायोलेट लाइट, लेज़र, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड लाइट एंड रडार। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जो पूछते हैं ना बेसिकली एग्जाम में वही पूछते हैं कि नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, और एक अल्ट्रावायलेट लाइट दे देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाएगा। तो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये बहुत अच्छे से पाठ करके रखो। माइक्रोवेव जो अपन कुक के टाइम में यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट, लेज़र, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड लाइट और रडार, ये जो है ना ये सब नॉन आयोनाइजेशन में आता है। ठीक है, और आयोनाइजेशन में क्या आता है? नॉन आयोनाइजेशन में आता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, गामा, एक्सरे, ये आते हैं। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है ना ये पार्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आयोनाइजेशन रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रेडिएशन, ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें न्यूट्रॉन देगा, गामा देगा, एक्सरे देगा और अल्फा पार्टिकल दे देगा। बट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो है ना ये पार्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हम इधर नीचे। अब जो है ना इधर हम देखेंगे, अभी इधर जो है और इधर ऐसे एरो खींच लेते हैं आप। इसकी जो है रेडियो वेव्स की, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है, और एक्सरे की जो है ना फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, बट वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी वो रेडियो वेव्स की होती है और लोवेस्ट गामा रेज की होती है। फिर उसके बाद एक्सरे, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रा, माइक्रोवेव्स, ये सबसे कम है। ठीक है, वेवलेंथ और रेडियो वेव्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है और लोएस्ट जो होती है गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्सरे की होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये तुम नहीं पढ़ोगे ना
तो इस पे हम एक किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा रहती है रेडियो वेव्स की रहती है और सबसे कम गामा की रहती है, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, इधर सेंटीमीटर आप आपके के थालन के थ्रू भी देख सकते हो, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और रेडिएशन प्रोटेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ रेडिएशन दिया है, इधर जो दिया है फोर्ड रैंडम कॉस्मिक, ठीक है। ये नेचुरल रेडिएशन में बताएंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट है, चलो ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एनुअल ग्लोबल एक्सरे एक्सपोजर। डायग्नोस्टिक एक्सरे जो होता है 3.1 बिलियन में होता है, डेंटल जो होता है 5 बिलियन, और कलेक्टिव इफेक्टिव डोज 4 × 10⁻⁴ मैनसीवर्ट में होता है, ठीक है। इफेक्टिव डोज पर पर्सन 0.62 मिलीसीवर्ट में होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट ड्यू टू सिटी स्कैन 43%, ठीक है। 8% आईआर का 8% है, और 43% ये सिटी का है। तो ये पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन में कितना होता है, 3.1 बिलियन होता है, ठीक है। ग्लोबल में ये पूछ सकता है। और आपको कलेक्टिव इफेक्टिव डोज पर्सन, हाँ ये डोज पर्सन पूछ सकता है 0.02 मिलीसीवर्ट, ठीक है। ये पूछे आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे है, और कई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है। मिशन ऑफ एआरबी, ठीक है। तो एआरबी का एक काम रहता है, अगर कई बार क्वेश्चन में आता है कि एआरबी का काम क्या है, तो क्वेश्चन में आंसर क्या दिए जाते हैं कि रेडिएशन मशीन को ठीक करना, उसके लाइसेंस प्रोवाइड करना, या उसका इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। दूसरी बात आती है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस करना। तीसरी बात आती है कि सर्विसिंग के बारे में, उनकी इक्विपमेंट का ध्यान रखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट एआरबी का मिशन जो है, काम जो है ना, ये है द मिशन ऑफ एआरबी इंश्योर दैट आयोनाइजेशन रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया डज नॉट कॉज अंडर रिस्क ऑफ। तो इसका जो अवेयरनेस है, इसका रेडिएशन से ही अवेयरनेस है, ठीक है। रेडिएशन, और उसके बाद लाइसेंस प्रोवाइड करना कि रेडिएशन यूनिट तुम चालू कर सकते हो। कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में चालू कर रहा है कोई, तो उसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, और ये लाइसेंस सिर्फ एआरबी देता है। और एआरबी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ आयोनाइजेशन रेडिएशन, जो रेडिएशन के जोन में आते हैं, उसके लिए लाइसेंस प्रदान करना और रेडिएशन से अवेयरनेस करना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एआरबी का काम क्या है। तो एआरबी का काम आपको ध्यान में रखना है, आयोनाइजेशन रेडिएशन है, रेडिएशन और उसके साथ लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना जो इन्वायरमेंट के लिए, और हॉस्पिटल अंडर रिस्क जो भी स्टाफ है उसका ध्यान रखने के लिए अकॉर्डिंग टू रेडिएशन से, ठीक है। रेडिएशन जो भी ये होने वाले हैं उसके नुकसान, तो उसका ध्यान रखने के लिए एआरबी का काम है, ठीक है। इक्विपमेंट वगैरह का ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ो। ये मैं आपको लगे तो आपको ये पीडीएफ दे दूँगा, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट तभी भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हर बार पूछता है कि डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट और नॉन डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। नॉन डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, देयर आर थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड डोज क्या होता है कि मिलीसीवर्ट में डोज होता है इसका, ठीक है। 50 मिलीसीवर्ट, 0.5 मिलीसीवर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, दिस थ्रेशोल्ड डोज, ये हर बार पूछते हैं कि डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड डोज होता है या नो इस्टेब्लिश थ्रेशोल्ड डोज होता है। तो ये क्वेश्चन में हर बार पूछते ही जाते हैं कि थ्रेशोल्ड डोज में क्या क्या उसके कॉजेस है और क्या क्या कौन से उसके साइड इफेक्ट है, ठीक है। ठीक है। अबव द थ्रेशोल्ड डोज सिवियरिटी, इसका सिवियरिटी है, इसकी सिवियरिटी इफेक्ट इंक्रीज विद डोज, ठीक है। अगर डोज बढ़ाएंगे तो इसकी सिवियरिटी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसका कहना है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट का, और इसका थ्रेशोल्ड डोज जो है जो कि 0.0 मिलीसीवर्ट में आता है, ठीक है। अभी इधर इस पीडीएफ में दिया नहीं। हाँ, इसके आप कॉजेस क्या है, टेम्पररी स्टेरिलिटी, इपिलेप्शन, नोजिया, वोमिटिंग, एनवीडी सिंड्रोम, इरिथमिया, कैटरैक्ट, स्किन बर्निंग, ठीक है। ये तुम रट लो भाई, रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट बताया थ्रेशोल्ड डोज और सिवियरिटी, ये सिवियरिटी आप ये सिवियरिटी ऑफ द इफेक्ट इंक्रीज विद डोज, ये वर्ड तुम रट ही लो। और ये 4-5 जो इफेक्ट बताए, टेम्पररी स्टेरिलिटी, इपिलेशन, नोजिया, इरिथमिया, कैटरैक्ट, स्किन बर्निंग, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछते हैं डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में कौन से आते हैं इसके कॉजेस, ठीक है। वेदर वर्किंग एक्सरे फैकल्टी कैन कॉज एनी दिस अब इफेक्ट, नो, ठीक है, इन्होंने उनका हिसाब से बताया, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद इसमें आता है नो थ्रेशोल्ड डोज। इसमें थ्रेशोल्ड डोज नहीं है, इसमें थ्रेशोल्ड डोज है, ठीक है। ये आप पढ़ लो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विथ इंक्रीज विथ डोज, इसमें सिवेरिटी है और इसमें प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी स्टोकेस्टिक में है और इसमें सिवेरिटी है किसमें, डिटरमिनिस्टिक में, और उसका 0.5 मिली सीवर्ट रहता है, ठीक है। इसमें नहीं रहता थ्रेशोल्ड डोज, इसमें थ्रेशोल्ड डोज नहीं है। और इसका प्रोबेबिलिटी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज विद डोज, इसका प्रोबेबिलिटी में आता है, इसके सिवेरिटी में नहीं आता है। और इसके 3 ही कॉज है सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर, ल्यूकेमिया एंड हेरिडिटी इफेक्ट। नो थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड। हाँ, स्टोकेस्टिक और डिटरमिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक में क्या, ड्यू टू सेल चेंजेस डीएनए, इसमें डीएनए चेंजेस होता है, इसमें किल सेल करता है, ठीक है, सेल किलिंग करता है नॉर्मल सेल, ठीक है। नो थ्रेशोल्ड डोज मैंने बताया अभी, इसमें थ्रेशोल्ड डोज नहीं होता स्टोकेस्टिक में, इसमें नो थ्रेशोल्ड डोज, इसमें थ्रेशोल्ड डोज होता है, हैव अ थ्रेशोल्ड डोज टिपिकली। इसमें प्रोबेबिलिटी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज विद डोज, प्रोबेबिलिटी बोला है स्टोकेस्टिक में, इसमें सिवेरिटी बोला है, सिवेरिटी। और इसमें हाँ, ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टिश्यू, इसमें पर्टिकुलर टिश्यू होता है। और स्टोकेस्टिक में क्या होता है कि जो हेरिडिटी कैंसर, मतलब इसमें जो है ना स्पेसिफिक पर्टिकुलर टिश्यू होता है। अगर कोई तुम इसका कर रहे हो, चेस्ट एक्सरे कर रहे हो, और चेस्ट एक्सरे में तुम अगर लीवर को ज़्यादा डोज दिए तो उसका पर्टिकुलर टिश्यू का डैमेज होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सिवियरिटी एग्जाम्पल कैंसर इंडिपेंडेंट द डोज। अगर इसमें तुम दोगे तो इसका पर्टिकुलर वो सेल से दूसरे सेल से भी डैमेज होगा, और दूसरे सेल से भी ड्यू टू सेल डैमेज एंड प्रोबेबिलिटी टुवर्ड द मैलिग्नेंट डिसीज, मतलब ये एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। और इसमें क्या, डिटरमिनिस्टिक में एक ही जगह नहीं होगा। आप सपोज इधर देखो, मैंने बोला टेम्पररी स्टेरिलिटी, एक में होगा एपिलेप्शन, ठीक है, हुआ इरिथमिया, स्किन बर्निंग, कैटरेक्ट, ठीक है, ये बाल झड़ना, नोज़िया होना, कैटरेक्ट होना, आँख का स्किन बर्निंग होना, तो एक ही सेल में होगा, एक ही इसमें होगा। बट कैंसर, ल्यूकेमिया देख सकते हो तुम केसेस में कि मतलब किसी पहले पेशेंट को रहता है और उसके बाद वो पेशेंट में जाता है। हेरिडिटी इफेक्ट में क्या होगा कि ये पेशेंट को है और उसके बच्चे को और उसके जनरेशन को हो सकता है, तो ये स्टोकेस्टिक इफेक्ट में होता है, ठीक है भाई। इतना तक क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, तभी भी आप एक बार अच्छे से पीडीएफ पढ़ो। अगर कोई डाउट आता है तो फिर मुझे फिर से पूछो। रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, लिमिट, मिनिमाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। ये देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोडेलिटी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इक्विपमेंट, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी, सियाम, मेमोग्राफी, बीएमडब्ल्यू, बोन मिनरल डेंसिटी, डेंटल, इंट्राओनल, नोट एमआरआई, सोनोग्राफी आर नॉट आयोनाइजेशन रेडिएशन, डू नॉट कम अंडर द प्रीव्यू एआरबी लाइन। अब देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एआरबी के अंदर कौन से आते हैं, जैसे आपको दे देंगे सिटी, एआरबी के अंदर कौन से आते हैं, तो आपको दे देंगे कि सिटी, एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी और एक एमआरआई दे देंगे। तो आपको एमआरआई और सोनोग्राफी नहीं आता है एआरबी, क्योंकि इसमें नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है। एमआरआई में क्या होता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी और साउंड यूज़ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, जो मैग्नेट यूज़ होता है, और सोनोग्राफी में रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं, जो साउंड वेव्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, इसमें रेडियो वेव्स होता है और साउंड वेव्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, अभी इसकी मॉडलिटी की फ़ोटो दी है। आप सब अच्छे कॉलेज से आए हो तो आपको सबको पता है कि उसके ये कुछ देने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे सिटी दिखती है, ऐसे एमआरआई दिखता है। बट जिसको तो अभी भी फर्स्ट ईयर वगैरह स्टूडेंट होंगे तो उनको पता नहीं होगा, तो हम आपके लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स रेडियोग्राफी, इसको डीआर बोलते हैं, कि इसमें कैसेट वगैरह यूज़ नहीं होती है। ये डीआर है, एक्सरे से ये सियाम है, जो कि मतलब रियल टाइम इमेज प्रोड्यूस करती है। सियाम जैसे कि कोई बैरियम कर रहा है, कोई एंजियोग्राफी कर रहा है, तो इसके लिए सियाम काम में लेते हैं, ठीक है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसमें जो तुम्हारा ये होता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, कोई भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह होता है तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आता है, ठीक है, जो कि सिर्फ इमेज एंजियोग्राफी लेते हैं, ठीक है। इसको आईआर बोलते हैं, ठीक है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के भी ऊपर का एक ब्रांच है, ठीक है। डेंटल रेडियोलॉजी है, जो ओपीजी बोलते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राम। उसके बाद कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन,
ये CT स्कैन दिखता है ऐसे भाई, देखो ये है डेंटल इंट्राओरल, जो ये मुंह के अंदर एक कैसेट डालते हैं छोटी सी और उससे शूट लेते हैं, ठीक है। मतलब फील्ड ऑफ व्यू जो एरिया चाहिए, जो रिक्वायर चाहिए उसके लिए। ये मेमोग्राफी है, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए लेते हैं और इसमें ये होता है यूज़ अपना। इसका टारगेट मटेरियल जो पूछते हैं वो मॉलिब्डेनम है, ठीक है। मॉलिब्डेनम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मेमोग्राफी में पूछते हैं कि टारगेट मटेरियल कौन सा है, तो मेमोग्राफी है, ठीक है। ये मॉलिब्डेनम है, ठीक है। ये भी बोन मिनरल डेंसिटी जो कि ऑस्टोपिनिया और जो कि बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें मे बी 2 या कुछ तो उसके नॉर्मल चाहिए, आप देख लेना 2 के नीचे चाहिए ऐसे बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोपिनिया में यूज़ करते हैं इसका BMW में, कि बोन के अंदर मिनरल और डेंसिटी कितनी है वो देखने के लिए, ठीक है। हाँ, अभी इधर हम देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी थोड़ा सा इसके थोड़ा सा रट लो क्योंकि ये पूछते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के लिए ये है, चेस्ट और एक्सरे के लिए, एक्सट्रीमिटी के लिए 1 मिलीसीवर्ट होना चाहिए उसके नीचे है सपोज, ठीक है। और अगर कोई पूछते हैं कि चेस्ट एक्सरे, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, चेस्ट एक्सरे के लिए, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमन के लिए, उसके बाद ट्रेनी स्टूडेंट, इनके लिए एक ही है 1 मिलीसीवर्ट, ठीक है। इसके अंदर ही अगर कुछ आपको फिटस पूछते हैं तो उसके लिए भाई ध्यान में रखो 0.5 मिलीसीवर्ट है। एक बहुत लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं बट इसका 0.5 मिलीसीवर्ट आंसर होगा, ठीक है, अगर फिटस का पूछते हैं तो, ठीक है। इंटरमीडिएट डोज IUP, अब इंटरमीडिएट किस क्या आता है, लंबार IUP एब्डोमेन CT एंड 1 से 5, ठीक है। हाई डोज CT एब्डोमेन, न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियक एंड बेरियम इनेमा। अगर हाई डोज पूछेंगे आपको तो बेरियम आएगा, कार्डियक एंजियोग्राम आएगा, न्यूक्लियर कार्डियोग्राम आ गया और चेस्ट एक्सरे आएगा। इसके 5 से बीच है। लो डोज किस में आते हैं, चेस्ट और एक्सट्रीमिटी में। इंटरमीडिएट जो आते हैं IUP, उसके बाद लंबर, उसके बाद CT हेड एंड नेक एंड एब्डोमेन, ठीक है। बट चेस्ट और एब्डोमेन, न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियोग्राम, बेरियम इनेमा, ये हाई डोज में आता है, ठीक है। इसका 5 से 20 ये होता है मिलीसीवर्ट और इसका नंबर का 1 से होता है 1 to 15। इंक्रीज रिस्क कैंसर 1 in a million, 1 in a 10,000, 1 in 200, 2000, 5 years serial, few month fever, few month years, ठीक है। इसका इतना तुम ध्यान मत दो, बस ये डोज याद कर लो, इतना ही आगे का कोई ज़रूरत नहीं, पूछते भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। रेडिएशन सेफ्टी, अब रेडिएशन सेफ्टी में क्या क्या किया है ये हम देखेंगे, ठीक है। नीचे सेफ वर्क की वे सेफ्टी, ठीक है। हैंडलिंग इक्विपमेंट, क्वालिफाइड पर्सन, यूज अ पर्सन मॉनिटरिंग TLD डिवाइस इन केस इंटरकैनल। अब हैंडलिंग इक्विपमेंट बाय क्वालिफाइड पर्सन, अब ये क्यों किया है क्वालिफाइड पर्सन, अगर कोई एक स्टाफ आ गया या नॉन क्वालिफाइड, नॉन डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर आ गया जिसको रेडिएशन सेफ्टी के बारे में पता नहीं, तो वो पर्सन क्या कर सकता है भाई, कि उसको रेडिएशन सेफ्टी के लिए बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो सराउंडिंग के लिए भी जो भी आजू बाजू के स्टाफ है उनको भी रेडिएशन देगा, पेशेंट को भी देगा और खुद भी खाएगा, और सबको रेडिएशन का इफेक्ट होगा, एरिथ्मिया होगा, कैंसर होगा, ल्यूकेमिया होगा। मतलब इसलिए इन्होंने क्या बोला कि पर्सन उसको पता रहना चाहिए कि रेडिएशन सेफ्टी क्या है, रेडिएशन क्या है, इसके लिए उन्होंने ये एक पॉइंट डाला इधर, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ पर्सन TLD बैच यूज करेंगे, थर्मल इमिशन डोसिमीटर, तो रेडिएशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक्सरे मशीन से और सराउंडिंग में, तो कैलकुलेट करके 3 मंथ में तुमको पता चलेगा, उसके हिसाब से रेडिएशन ज़्यादा हो रही है कि क्या हो रही है वो ARB डिसाइड करेंगे, उसके अलावा आपको गाइडलाइन नहीं दी जाएंगी, ठीक है। फिर क्यों करना चाहिए, QA मशीन की, अगर मशीन ज़्यादा लीक तो नहीं हो रही, ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा तो नहीं निकाल रही, जितना चाहिए एज रिक्वायर जितना चाहिए उतना उससे भी ज़्यादा नहीं निकाल रही ना, तो वो देखने के लिए तुमको QA इक्विपमेंट होना चाहिए। QA इक्विपमेंट मतलब फैंटम होता है। फैंटम में क्या होता है कि अगर अननेसेसरी रेडिएशन ज़्यादा निकल रहा है, अगर एक फिल्टर उसका काम नहीं ढंग से कर रहा है, कॉलीमीटर ढंग से नहीं कर रहा, तो वो QA में चेक होता है, ठीक है। अनेबल टू एज रिक्वायर, एज पर रिक्वायर्ड, उसके ऊपर वो अगर दे रहा है तो उसको QA टेस्ट करना चाहिए, वो QA में आता है। यूज़ ऑफ सेफ्टी एसेसरी, हाँ ये याद है, मोबाइल बैरियर, टेड एप्रॉन, ऑर्गन शील्ड, ठीक है। बल्ट इन रेडिएशन सेफ्टी डिज़ाइन, ARB टेक एक्विजिशन, प्रायर इंस्टॉलेशन, इंश्योर लाइसेंस,
सच एन प्रीपर मॉडल लेआउट है, ठीक है। ये इतना नहीं है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ERP का बता दिया क्या क्या कर सकते हो। लाइसेंस के लिए आपको बोला है मैंने ऑप्टेनिंग, और जो मैंने बोला है पहले वही है उसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। जस्टिफिकेशन, अब जस्टिफिकेशन में क्या आता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट रेडिएशन सेफ्टी में पूछते हैं, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डोज लिमिट, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन में क्या, नो प्रैक्टिस शैल बी अनलेस इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस नेट पॉजिटिव बेनिफिट्स। अगर तुमको एक कौन सी जस्टिफिकेशन में क्या आता है, हाँ, कि अगर कोई पेशेंट उसका एक्सरे करा रहे हैं तो उसके अनलेस में अगर उसका साइड इफ़ेक्ट जो है 10% है और उसका बेनिफिट जो है 90% है, तो इस केस में तुमको जस्टिफिकेशन बोला जाता है। अगर एक कोई तुम ये कर रहे हो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में, तुम एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसका रिस्क जो है ना 10% होना चाहिए और 10%, हाँ 90% उसका बेनिफिट होना चाहिए उसमें, तो उसको जस्टिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अगर जस्टिफिकेशन में उसका अगर डायग्नोसिस 90% हो रहा है, 10% उसका रेडिएशन का है सिर्फ धोखा, तो तुम उस केस में कर सकते हो अनलेस, ठीक है। तो उसी केस में तुमको करना है, उसको जस्टिफिकेशन बोलेंगे। अगर बेनिफिट ज़्यादा है और उसका जो है डिसएडवांटेज वो कम है, तो उसमें बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑन एक्सपोजर, अब जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट ओबेस है तो उसको तुम 60 किलो होल्ड दे रहे हो KUP, और 50 के 30 40 या 50 तुम EMS दे रहे हो, तो इसका KUP कम हो गया, तो इससे तुम्हारा जो है अंडर एक्सपोजर हो जाएगा। तो जितना चाहिए उतना ही दो, ऐसा कहना है उसका। ऑप्टिमाइजेशन अलारा एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, मतलब जितना चाहिए उतना दो पेशेंट को। सपोज आप ओबे पेशेंट है, उसको 70 to 80 KUP चाहिए और 50-60 EMS चाहिए, तो उसको उतना दो। अगर कोई पेशेंट तुमको एकदम ये आ रहा है, बहुत कम ये आ रहा है, जैसे तुम बोल सकते हो उसको बहुत, उसकी बॉडी इतना है नहीं, कम वेट वाला आ रहा है या कम बॉडी से, तो उसकी में तुम उसके हिसाब से तुम रेडिएशन प्रोटेक्शन दो, रेडिएशन फैक्टर दो, जैसे 50 to 60 दो या 30 to 40 दो, उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट आए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डोज लिमिट शैल नॉट एक्सीड रिकमेंडेड लिमिट्स एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली एक्सपोजर पर्सनल, ठीक है। अब डोज लिमिट में क्या आता है कि उसके नॉट एक्सीड, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, रिकमेंडेड जितना लिमिटेड है, जितना उसके लिए है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अलारा का फुल फॉर्म भी पूछते हैं तुमको, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, ठीक है। डोज लिमिट का मैंने बता दिया कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक चार्ट रहता है या उसके बॉडी के हिसाब से ये रहता है कि उसके अकॉर्डिंग ही तुमको रेडिएशन प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है। डोज लिमिट, इसमें ये भी आता है तुम्हारा शील्डिंग, उसके बाद डिस्टेंस, हाँ ये ऑलरेडी दिया है नीचे, ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको IMP कर लो भाई, ये पूछते हैं। हाँ, इफेक्टिव होल बॉडी डोज 20 मिलीसीवर्ट और 5 कंसेक्टिव ईयर्स, अगर 30 मिलीसीवर्ट इन सिंगल ईयर। अब 30 मिलीसीवर्ट इन सिंगल ईयर में होता है और 20 मिलीसीवर्ट इन एवरेज 5 साल में होता है, ठीक है। और पब्लिक का क्या है, 1 मिलीसीवर्ट है और ट्रेनिंग का 6 मिलीसीवर्ट है, ठीक है, पर ईयर। होल बॉडी का बता रहा भाई मैं, हाँ, ये 20 मिलीसीवर्ट और 30 मिलीसीवर्ट आता है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना, उधर पढ़ लेना कि होल बॉडी में अगर 5 ईयर का आ रहा है या और का आ रहा है, अगर कोई सिंगल ईयर का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। अगर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 30 मिलीसीवर्ट आया तो 30 मिलीसीवर्ट करके आपको निकल जाना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग पब्लिक का क्या रहता है, 1 मिलीसीवर्ट, ठीक है। लेंस का रहता है 150 मिलीसीवर्ट, पब्लिक का 50 मिलीसीवर्ट और स्टूडेंट का 15 और इसका स्टैंडिंग का 50, ठीक है। एक्सट्रीमिटी का स्किन और एक्सट्रीमिटी का जो है रहता है सेम ही रहता है, ठीक है। इसका 500 मिलीसीवर्ट और पब्लिक का 50 और स्टूडेंट का 150 मिलीसीवर्ट, ठीक है। फॉर फीमेल वर्कर वंस इन प्रेग्नेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसका 1 मिलीसीवर्ट रहेगा पीटर, ठीक है। एंड IRC रिसेंटली रिवाइज आइज ऑफ 20 मिलीसीवर्ट इन ईयर।
ICRP रिवाइज फॉर लेंस ऑफ आई 20 मिलीसीवर्ट इन ऑक्यूपेशनल वर्कर। अब पहले 50 मिलीसीवर्ट था, अब इसको तुम ये कर लेना भाई, इसके 20 मिलीसीवर्ट ICRP ने, इंटरनेशनल कमीशन रेडिएशन प्रोटेक्शन ने, बोर्ड ने 20 मिलीसीवर्ट बोला है। और इसका जो होल बॉडी का रहता है ICRP का, इसका जो है भाई, इसका रहता है 30 और NCRP का रहता है 50। ये भी ध्यान में रख लेना। नेशनल कमीशन रेडिएशन प्रोटेक्शन इसका 50 मिलीसीवर्ट रहता है और ICRP का 30 मिलीसीवर्ट रहता है होल बॉडी का, और लेंस का 20 मिलीसीवर्ट दिया है, ठीक है। हाँ, अब टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग, ठीक है। टाइम का क्या बोला है कि टाइम तुमको कम से कम टाइम एक्सपोजर में करना है, कि अगर तुम ज़्यादा एक्सपोजर दोगे, ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर देगा तो पेशेंट के ज़्यादा कॉजेस हो सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज़्यादा उसके डैमेज हो सकते हैं, टिश्यू होने की संभावना है, ठीक है। इधर दिया है 1 आवर में 1 मिली रोंटजन और 2 आवर में 2 मिली रोंटजन, इसका टोटल एक्सपोजर है। तो तुमको कम से कम टाइम रखना है। अगर तुम कम से कम में ऑप्टिमाइज इमेज प्रोड्यूस कर रहे हो और कम से कम में तुम अच्छी इमेज प्रोड्यूस कर रहे हो और अच्छा डायग्नोसिस कर रहे हो, तो तुमको उतना ध्यान रखना चाहिए। टाइम का यही बोला है। रिड्यूस पीरियड ऑफ एक्सपोजर रेडिएशन, रिड्यूस डोज रेशियो फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। एक्सपोजर फ्रॉम एक्सरे अनटिल द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम। एक्सपोजर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा टाइम बढ़ाओगे तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा और कम टाइम बढ़ाओगे तो कम एक्सपोजर। तुमको कम से कम टाइम रखना है, ठीक है, और ताकि कम से कम रेडिएशन हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 3 जो है ना फैक्टर आते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन ये है क्या है कि अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ, डिक्रीज एक्सपोजर रेट। अब ये तुमको ये जो है ना ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ सोर्स, डिक्रीज एक्सपोजर रेट। अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर एक्सपोजर से तुम डिस्टेंस एक्सरे ट्यूब या पेशेंट से तुम डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाओगे तो तुम्हारे पास उतना ही एक्सपोजर कम आएगा, क्योंकि एक्सपोजर पेशेंट और ट्यूब के पास ज़्यादा रहेगा। और अगर तुम उनसे दूर जाओगे तो तुम्हारे पास रेडिएशन एक्सपोजर कम आएगा। तो इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल फार्मूला दिया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर तुम जस्ट अ मोमेंट, D1 D2 स्क्वायर इक्वल टू I2 D2, ठीक है, D2 D2 स्क्वायर, ठीक है। इसका कहना क्या है भाई कि तुम अगर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर सोर्स इंक्रीज डिस्टेंस और डिक्रीज सोर्स होगा, ठीक है। मतलब तुम ज़्यादा डिस्टेंस का सोर्स से मेंटेन करोगे, तुम्हारे पास एक्सपोजर उतना ही कम आएगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है, इन्वर्शन स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये आता है डिस्टेंस में, ठीक है। ये 1/4 होता है, इसका 1/4 में है। अगर तुम डिस्टेंस डबल डिस्टेंस करोगे तो उसका एक्सरे तुम्हारे पास 1/4 आएगा, क्योंकि वो उसका रेशो जो हो जाएगा, ये इधर फार्मूला दिया है, उसका इन्वर्सली मतलब 2 टाइम कम हो जाएगा। इधर स्क्वायर दिया है ना, तो 2 टाइम कम हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए। हाँ, फ्लोरोस्कोपी में नहीं रख सकते तो उसके लिए तुम्हारे पास तुम लीड एप्रॉन और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो। मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एक्सरे लेजर द रेडिएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लाइन, ठीक है। ये भी समझ गया होगा। हाँ, शील्डिंग। अब शील्डिंग में क्या, लिनियर एट्यूएशन कोएफिशिएंट। मगर तुम अगर शील्ड यूज़ कर रहे हो, मोबाइल बैरियर यूज़ कर रहे हो, लीड एप्रॉन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो ये तुम खुद के लिए मतलब रेडिएशन बचाने के लिए तुम इस प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज़ कर रहे हो, तो ये लिनियर एट्यूएशन कोएफिशिएंट में गया। यूज़ लार्ज शील्डिंग थिकनेस ऑफ हाई लेड शीट, रिड्यूस द एक्सपोजर रेट, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर शील्ड करेगा। शील्ड में मोबाइल बैरियर, लेड एप्रॉन, गॉगल्स, ये सब आता है, ठीक है। टू रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर इंडिविजुअल, इंक्रीज द डिस्टेंस एक्सरे सोर्स, यूज़ ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एक्सेसरी। हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्टेंस तुम ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक्सरे एक्सपोजर कम होता है। हाँ, अभी इधर दिया है, ये शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। इसका लीड एप्रॉन का 0.25 मिली लीड एप्रॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए
आई ग्लास का 0.25 मिली लीड इक्विवेलेंट होना चाहिए आई ग्लास का। ये पूछते भाई, ये भी याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लीड एप्रोन का सबसे ज़्यादा पूछते, ठीक है, लीड एप्रोन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लो भाई, ये पढ़ के रखो। हाँ, आई ग्लास, उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, इसको ऐसे ही स्टोरेज करना है, ठीक है। जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे, जो भी हमारे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होंगे या एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, जो भी फ्लोरोस्कोपी या इंटरवेंशन में काम करते हैं, उसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि उसके अंदर लीड एप्रॉन होता है और लीड शील्ड रहती है, तो वो ब्रेक ना हो। अगर तुम टेढ़ा टेढ़ा रखोगे तो उसका अंदर का ब्रेक हो सकता है, ठीक है, उसको इसलिए स्ट्रेट रखना चाहिए। हाँ, अभी TLD बैच आता है, इसके अंदर 3 टेफ्लॉन डेस्क रहते हैं, ठीक है, और इसको अंडर लीड एप्रॉन के अंडर पहनना चाहिए, अंदर पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जो रेडिएशन तुम्हारी बॉडी को जो आ रहा है वो लीड एप्रॉन से ऊपर स्ट्राइक होगा, और उसके अंदर तुम्हारी बॉडी को एक्चुअल कितना तुम्हारी बॉडी को डोज मिला उसके हिसाब से तुम्हारा BARC डोज कैलकुलेट करेगा। क्योंकि तुम रेडिएशन एप्रॉन के ऊपर पहनोगे तो तुम्हारी बॉडी को कितनी रेडिएशन लगी वो तुमको एक्चुअल पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बोलते हैं कि अंडर लीड एप्रॉन के अंदर ही पहनना चाहिए। हाँ, उसको कॉलर लेवल पे या चेस्ट लेवल पे पहनना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लीड एप्रॉन के अंदर पहनना चाहिए और चेस्ट सरफेस पे पहनना चाहिए, ठीक है। और ये 3 मंथ के लिए वैलिड रहते हैं, 3 मंथ में चेंज करना पड़ता है। और उसको इसके बाद इसका जो है एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है या कोई 2 टेक्नोलॉजिस्ट है तो टेक्नोलॉजी उसकी और उसकी वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा कि ना उसका पता चलेगा ना इसका पता चलेगा। सिर्फ एक को यूज़ करना चाहिए 3 मंथ में, क्योंकि उसका वो डोज ने उसने ज़्यादा खा लिया, इसने कम खा लिया, तो इसके वजह से इनको डोज का पता नहीं चलेगा, ये फ्लक्चुएशन हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यही बताया। हाँ, इन्होंने वही बताया कि इसके अंदर पहनना चाहिए वेयर बिलो द लीड एप्रॉन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। हाँ, अभी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, लीड एप्रॉन का जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तुम पढ़ के रख लो भाई। लीड एप्रॉन को सबसे ज़्यादा पूछते हैं, मोबाइल लीड बैरियर का जो है ना, हाँ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने आज तक मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि 1.5 मिली 5 mm मिली लीड इक्विवेलेंट और लीड एप्रॉन का पूछते हैं। लीड एप्रॉन का भी 0.25 से 0.5 mm में आता है, 0.5, ठीक है। अगर ऑप्शन में 0.25 और 0.5 आ रहा है तो आपको 0.5 के ऊपर जाना है, अगर 0.25 नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर 0.5 के ऊपर आना है, ठीक है। ये सबसे बात क्लियर रख लो, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी दोनों भी दे देते तो दोनों दिए तो 0.25 करना है, अगर नहीं दिए तो 0.5 mm करके आना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रख लो। और मोबाइल लीड बैरियर, जो मोबाइल लीड बैरियर ऐसे दिखता है जो प्रोटेक्ट करता है, उसका 1.5 मिली mm इक्विवेलेंट होना चाहिए। लीड एप्रॉन का 0.25, थायरॉयड 25.25, गोनाड से 25, आयर 25, रबर 0.5 मिली इक्विवेलेंट। हाँ, इसका सब ये भी पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रबर हैंगिंग फ्लैप, रबर हैंगिंग फ्लैप, ये वाला, ठीक है। हैंड ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स इधर नहीं दिया है। हैंड ग्लोव्स 25 होना चाहिए। लेड ग्लास विंडो, हाँ, लेड ग्लास इसकी जो विंडो है ना, ये विंडो, ये लेड ग्लास की विंडो जो है ना, ये 0.5 mm की इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो CT स्कैन में जो विंडो रहती है उसके 1.5 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हमारा PDF थोड़ा सा ये हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इधर ग्लास विंडो की जो है ना, ग्लास विंडो की 1.5 होना चाहिए और डोर 1.5 लीड इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाइयों, इसका लीड एप्रॉन का गोनाड शील्ड, उसके बाद रबर, फिर लेड ग्लास विंडोज़ 1.5 मिली ये होना चाहिए, 1.5 mm लीड इक्विवेलेंट का होना चाहिए।
हाँ, इसको यूज़ ही करना चाहिए जब भी तुम यूज़ करते। इसके लिए इन्होंने हेडलाइन दिया है कि फॉरगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा रेडिएशन प्रोटेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वेयर द TLD बैच एट द चेस्ट लेवल, ये हमने ऑलरेडी बताया। रेडियोग्राफर वैसे वो खड़ा रहना चाहिए और इसके अंदर लेड एप्रॉन के और बैरियर के पीछे, ठीक है। और TLD चेस्ट लेवल पे पहनना चाहिए और उस लेकर लीड एप्रॉन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ये इसका प्रोटेक्टिव जो रहना चाहिए 1.5 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्योंकि ये आप रेज किस लिए बचते हैं कि अगर ये रेडिएशन इससे प्रोड्यूस हो रहे और इससे स्ट्राइक होगा तो इससे स्कैटर्ड रेडिएशन होगा, स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड रेडिएशन और सेकेंडरी रेज रहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रेडिएशन को बचाव के लिए हमको ये बैरियर और लेड एप्रॉन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। स्कैटर एंड लीकेज रेडिएशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। अभी कॉलिमेशन क्यों ज़रूरी है? कॉलिमेशन इम्प्रूव इमेज द कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस द पेशेंट टोटल इंट्रेंस स्किन स्कैटर रेडिएशन। आप कॉलिमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 काम है, रिड्यूस द पेशेंट टोटल इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर, उसके बाद इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद स्कैटर रेडिएशन टू ऑपरेट विल बी डिक्रीज। हाँ, स्कैटर रेडिएशन डिक्रीज करेगा, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी करेगा और रिड्यूस द पेशेंट टोटल इंट्रेंस स्किन एक्सपोजर कम करेगा, स्कैटर रेडिएशन भी कम करेगा और प्रोवाइड इमेज कॉन्ट्रास्ट अच्छा करेगा, ठीक है। इसका कॉलिमेशन यूज़ होता है। कॉलिमेशन डायफ्राम टू लिमिट फील्ड साइज। अब इसको जो है ये कोई जितना चाहिए उतना ही लेने में हेल्प करता है। अगर इतना आपको ये पेशेंट का ये एरिया चाहिए इतना सा, तो ये कॉलिमेशन तुम उसके एडजस्ट कर सकते हो, इतना ही एक्सरे ले सकते हो। अगर तुम इतना ज़्यादा कॉलिमेशन करोगे तो ज़्यादा रेडिएशन होगा, ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन होगा और ज़्यादा इमेज क्वालिटी भी नॉइजी आएगा, ठीक है। अब एंटी स्कैटरिंग ग्रिड रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन, reaches the film, improve the image quality and resulting the radiographer reduce the chance of repeat exposure. अब एंटी स्कैटरिंग रेज क्या, एंटी स्कैटरिंग ग्रिड क्या है? रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, रिड्यूस स्कैटर रिड्यूस करते हैं, रिचेज द फिल्म, इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी, ठीक है। एंड रेडियोग्राफर टू रिपीट एक्सपोजर के चांसेस कम करते हैं, ठीक है। एंटी स्कैटरिंग ग्रिड इंक्रीज द रेडिएशन डोज पेशेंट एंड हेंस दिस रिक्वायर्ड यूज टू ग्रिड फॉर द पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट डू नॉट यूज़ ग्रिड। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ग्रिड जो है वो तो तुम्हारा ये कम ही करेगा क्या, रेडिएशन स्कैटरिंग, बट इंक्रीज डोज बढ़ेगा। क्योंकि जो इसके में ये होता है ना स्कैटर रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा तुमको रेडिएशन भी लगेंगे, ठीक है। हाँ, अब मोबाइल रेडियोग्राफी और इसका EH/D फार्मूला रहता है, हाइट ऑफ लीड स्ट्रिप एंड डिस्टेंस बिटवीन द लीड स्ट्रिप, ये भी फार्मूला पूछते हैं। हाँ, अब इसके ऑपरेटर मोबाइल रेडियोग्राफी में 2 मीटर लेंथ रहना चाहिए इसका कंट्रोल केबल। क्योंकि तुम किस ICU या किसी वार्ड वगैरह में जाते हो तो उसमें नहीं रहता, तो उसमें तुम्हारे पास 2 मीटर लेंथ में तुमको शूट करना है, ठीक है। by using 22 meter cable distance increase the and radiation exposure reduce, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इधर भी तुम्हारा आलारा का फार्मूला है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला लगा है और रेडिएशन कम होगा, ठीक है, ऑलरेडी बताया। और इसका जो मैंने बताया था ये विंडो का 1.5 मिलीमीटर इसका ये होना चाहिए, 1.5 to 2 मिली लीड इक्विवेलेंट का, ठीक है, कंसोल का कांच का, ठीक है। स्क्रीन दिया है, फ्लैप भी दिया है, ये फ्लोरोस्कोपी का दिया है, ठीक है। कोचिंग हैंगिंग फ्लैप एंड लेड एप्रॉन, लेड ग्लास थायरॉइड शील्ड ये दिया है इधर, इसको फ्लैप बोलते हैं। ऑलवेज यूज TLD कार्ड, चेस्ट एंड नेवल TLD बैच, ऑलरेडी बताया, ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब तभी एक बार फिर से पढ़ लो। ये मेमोग्राफी का दिया है। यूज़ मोबाइल 1.5 mm होना चाहिए इसका और मोबाइल बैरियर के बिहाइंड में रहना है। ऑपरेट मेमोग्राफी मशीन बिहाइंड द मोबाइल बैरियर, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में दिया है। और इसका रेडिएशन सेफ्टी, इंश्योर अवेलेबली लेड लाइन एल कौन इज डेंटल IOP इंट्रा ऑरल पेंटोग्राम, इसके प्लास्टिक कोन शुड नॉट बी यूज, प्लास्टिक कोन यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। इंश्योर दैट कोन्स लीड लाइन प्लास्टिक कोन इंक्रीज द रेडिएशन डोज टू पेशेंट
एंड वर्क शुड बी नॉट यूज टू, क्योंकि पेशेंट को जो प्लास्टिक है वो तुम्हारे रेडिएशन प्रोटेक्शन कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रोटेक्शन की क्षमता या उसके अंदर लेड का बैरियर नहीं है, लेड शील्ड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको प्लास्टिक कोन यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूज़ मोबाइल प्रोटेक्टिव बैरियर बी मोबाइल प्रोटेक्टिव बैरियर MPW ऑपरेटिंग डेंटल OPG CBT। हाँ, कौन भी कंप्यूटर सेपरेट कंट्रोल नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये CBT है, CBCT, ये TLD बैच बिलो द लीड एप्रॉन, ऑलरेडी बताया है। एक्सपेक्टिंग लो QV डोज का प्रोटोकॉल व्हेनेवर फीचर्स हाई QV और लो। हाँ, अगर तुम सिलेक्ट करते हो हाई QV और लो EMS तो इसमें तुम्हारा रेडिएशन डोज कम होगा। लिमिटिंग टोटल बीम ऑन टाइम फ्लोरोस्कोप, हाँ, जितना टाइम में तुमको यूज़ करना है फ्लोरोस्कोप उसी टाइम में तुम पेशेंट प्रोटेक्शन में दिया है, उसी टाइम में तुम फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर सकते हो। अगर अदरवाइज़ तुम्हारा पेशेंट का शूट नहीं लेना उस टाइम में बंद करो, क्योंकि रेडिएशन का कम होगा और तुम जो रेडियोग्राफर उसको भी रेडिएशन कम लगेंगे। ठीक है, कॉलिमेशन साइट, कॉलिमेशन का बताया मैंने, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जितना चाहिए उतना लेना चाहिए। यूज़ ऑफ एक्सपोजर प्रोटोकॉल, पेशेंट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल। हाँ, अगर पीडियाट्रिक का पेशेंट है तो पीडियाट्रिक यूज़ करें, क्योंकि पीडियाट्रिक का नहीं यूज़ करोगे तो तुम्हारे जो भी हायर तुम QPMS दोगे तो पीडियाट्रिक के पेशेंट के लिए हाई रेडिएशन एक्सपोजर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, हाँ, DLP डोज लेंथ प्रोडक्ट एंड CT एंड DAP वैल्यूज आयर प्रोटोकॉल। DLP जो है था मॉनिटर, ये पेशेंट एक्सपोजर और कंट्रोलर और पेशेंट जो ये है पेशेंट को कितने रेडिएशन लगाए उसमें DLP का यूज़ करते हैं। ठीक है, और DAP जो ऑल ओवर एक्सपोजर हुआ है। मेंटेन द रिकॉर्ड पेशेंट डोज CT एंड आयर प्रोटोकॉल। कैरी मोर पॉइंट रिमेंबर, क्या QR का बताया, QA का बताया मैंने। ARB अप्रूवल, कंपनी डिज़ाइन, यूज़ इक्विपमेंट टू टाइप अप्रूव बाय ARB टाइप कंपनी डिज़ाइन, ARB का भी बताया मैंने, ARB का लाइसेंस बताया। ठीक है, इफ़ न्यू एक्सरे इक्विपमेंट बीइंग द परचेस डू नॉट ओनली टेकिंग आफ्टर टेकिंग प्रोसीजर परमिशन फ्रॉम द ARB का परमिशन, क्योंकि वो लाइसेंस देगा और उसके अंदर जो QA करेगा, QA के बाद तुम्हारे पेशेंट एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं ढंग से, जितना चाहिए उतना एप्लीकेबल उतना हो रहा है कि नहीं, उसके ज़्यादा एक्सपोजर लीकेज नहीं हो रहा, स्कैटर नहीं हो रहा, तो उसका सब QA करके तुमको ARB देगा। ठीक है, उसका लाइसेंस इसीलिए देते हैं क्योंकि लाइसेंस मेंटेनेंस लाइसेंस मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी रेडिएशन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसका ये सब QA टेस्ट में आता है। ठीक है, कैरी आउट QA टेस्ट एक्सरे इक्विपमेंट once in 2 year to maintain the quality of equipment imaging। 1-2 साल में एक बार कराना चाहिए हमें। ठीक है, QA डो रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्वे रिपोर्ट RPS फैकल्टी इंश्योर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। वेयर TLD शोड आउटसाइड, हाँ, TLD को कार्ड को हमको आउटसाइड यूज़ कर, आउटसाइड एक्सरे रूम के, क्योंकि अगर अंदर रखेंगे तो रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडिएशन उसमें ज़्यादा यूज़ होने के, ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की ये हो सकता है, तो उसके रीडिंग में फॉल्टी रीडिंग आएगा और मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा जितना रेडिएशन लगा है उससे, तो इसलिए उनको बाहर रखना चाहिए। हाँ, ये लीड एप्रॉन वगैरह यूज़ करने चाहिए हमको, ये सब बताया है। एक्सरे डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस के बारे में इन्वर्सन स्क्वायर बताया। टाइम शील्डिंग, हाँ, ये क्वेश्चन दिए थोड़ा से तुम देख सकते हो। डायग्नोस्टिक टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, उसके बाद व्हाट इज़ द मिशन ऑफ ARB का मैंने बताया। द मिशन ऑफ ARB इंश्योर यूज़ ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज एनी रिस्क ऑफ हेल्थ एंड पीपल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ARB के लाइसेंस और आयोनाइजेशन रेडिएशन के हेल्थ मतलब एडवांटेज के लिए, मतलब आपको अवेयरनेस के लिए ARB का काम है। ठीक है, कॉमन शील्डिंग मटेरियल प्रोटेक्टिंग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, स्टील, हाँ, लीड, स्टील, ब्रिक्स, कॉन्क्रीट, ये यूज़ कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रहा हो तो तुम हमको पूछ सकते हो कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।